Hello everyone, welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे. चलिए. So in today's lecture we will be doing variational principle which is a part of your classical mechanics. And ये जो variational principle है, it is very important because it is the basics from where the Lagrangian formalism comes up. Okay, so we'll know how does that happen. Okay, so let's start with first quoting what is variational principle. So we define an integral. आप एक integral को define करते हैं और वो जो integral है that is equal to integration of some function. और ये जो फंक्शन है दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ y कॉमा y डॉट कॉमा, राइट. और यहाँ पर जो आपका y डॉट है दैट इज इक्वल टू dy by dx. ओके, so our function depends upon y comma y dot comma x and we are integrating this function over dx. फाइन. अब ये जो आप इंटीग्रेशन करते हैं, इफ दिस इंटीग्रल जो यहाँ पे हमने इंटीग्रल लिखा है, अगर ये इंटीग्रल जो है इज एक्सट्रीमम. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीमम? एक्सट्रीमम मीन्स इट इज ईदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा. सो दिस इंटीग्रल शुड बी एन एक्सट्रीमम. अगर ये जो इंटीग्रल है इसका एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस इंटीग्रल का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है. मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? दैट उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट. जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे क्या करते थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू जीरो कर देते थे. यही करते थे ना मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए. तो बस मैक्सिमा और मिनिमा को एक फैंसी चीज टर्म बोल दी गई है विच इज एक्सट्रीमम. सो इफ द इंटीग्रल इज एक्सट्रीमम मींस इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका जीरो है? मैम इंटीग्रल का जीरो है. तो अगर इंटीग्रल का आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इज इक्वल टू जीरो है, दिस implies that delta I is equal to zero. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है, यानी कि डेल्टा I इज इक्वल टू जीरो है. और I की जगह पे मैं अपने इंटीग्रल को लिख सकती हूँ. दैट मीन्स डेल्टा ऑफ माई इंटीग्रल. व्हाट इज द इंटीग्रल? इंटीग्रल इज integration of the function y comma dy by dx comma x integrated over dx if this is equal to zero. अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि इंटीग्रल का एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो इंटीग्रल में, जिस जो इंटीग्रल में आपके पास फंक्शन बैठा है, दैट फंक्शन विल फॉलो द आइलर लेग्रांज इक्वेशन. ठीक है, इट विल फॉलो द आइलर लेग्रांज इक्वेशन and that Euler-Lagrange equation is given by, क्या है वो Euler-Lagrange equation? That is d by dx of delta f by delta y naught minus delta f by delta y is equal to zero. अब आपको ये इक्वेशन देखने में लग रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है ये कितनी मुश्किल है, इसको आप कैसे याद करेंगे? बट ट्रस्ट मी, जब हम लोग लेग्रांजियन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आपको ये इक्वेशन ऐसे आएगी. ठीक है, ओके. सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमें क्या पता चला? अगर इंटीग्रल का एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करता है, इफ द एक्सट्रीमम ऑफ द इंटीग्रल एग्जिस्ट, देन कौन से इंटीग्रल है हमारे पास? जो इंटीग्रल है वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमा एक्स डी एक्स. ये इंटीग्रल का अगर एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो आपका जो ये फंक्शन है, ये जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन बैठा है, दिस फंक्शनल विल ओबे दिस इक्वेशन. ठीक है, देन एफ विल ओबे दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द आइलर-लेग्रांज इक्वेशन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ईयर इक्वेशन भी बोल दूंगी आगे आने वाले लेक्चर में. ठीक है, सो जो आपका आइलर-लेग्रांज इक्वेशन है उसको ये ओबे करेगा. तो इसको हम लोग एक बॉक्स में डाल देते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, अब
हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इस एग्जाम्पल क्या मतलब क्या है इस चीज का, राइट? इस चीज का मतलब क्या है? सो लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल एंड यू विल अंडरस्टैंड। फाइन। सो एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझ लीजिए। सो क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू प्रूव, आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट पाथ, okay, the shortest path in a plane is a straight line, okay? So we have to prove, आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये चीज प्रूव करनी है that जो shortest path है in a plane joining two points is a straight line। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले let me take a plane, right? So the plane which I am taking is the xy plane। मैंने xy plane को लिया है। अब इस xy plane के अंदर I will consider two points, ठीक है? मैं दो points को यहाँ पे consider कर रही हूँ। One point let me take over here, let me call this point A and let me take another point B and let me call this point B, okay? अब ये जो A और B पॉइंट्स है, यहाँ पर A से B जाने के लिए अब A से B बहुत सारे पाथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो लेट मी सबसे पहले मैं एक पाथ कंसिडर करती हूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? एक पाथ हो गया कि आप बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए A और B को। एक पाथ हो सकता है आपका कुछ इस तरीके का, ठीक है? इस तरीके का पाथ हो सकता है। एक पाथ आपका कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है ना? किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए मैं इनफाइनाइट तरीके से उसको ज्वाइन कर सकती हूँ ना। और एक तरीका जो है उसमें से वो है स्ट्रेट पाथ, ठीक है? मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि दो पॉइंट्स के को जब मैं ज्वाइन कर रही हूँ एक प्लेन के ऊपर, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। मुझे क्या करना है? मुझे इस चीज को प्रूव करना है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक पाथ कंसिडर करती हूँ, ठीक है? आई कंसिडर अ पाथ, लेट मी कॉल दिस पाथ, ठीक है? मैं ये जो पाथ है अपना, कोई भी मैंने एक जनरल पाथ लिया, उसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करा, इस एलिमेंट को मैं बोल देती हूँ ds, ठीक है? व्हाट डू आई कॉल दिस एलिमेंट? आई कॉल दिस एलिमेंट ds। अब ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, ds एलिमेंट है, इसको अगर मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके देखूं तो ये ds एलिमेंट कुछ इस तरीके का है। इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ये जो ds एलिमेंट है, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, दिस इज dx एंड दिस इज dy, राइट? ds जो है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो मेरा जो ds है, इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन टू मी, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है, राइट? अगर मैं एक सर्कल को भी एक बहुत जूम करके देखूंगी तो मुझे उस सर्कल की लाइन भी स्ट्रेट लाइन लगने लग जाएगी एक टाइम पे, राइट? एक स्ट्रेट लाइन दिखने लग जाएगी एक टाइम पे। तो सिमिलरली मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करा है ds, और ये जो ds है ना, दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो ds है उसको मैं लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ dx एंड dy, राइट? ds के साथ कुछ dx भी एसोसिएटेड है, कुछ dy भी एसोसिएटेड है, राइट? यहाँ पे अगर मैं dx को देखूं तो ये जो dx है इसके साथ कुछ ds के साथ कुछ dx एसोसिएटेड है और कुछ dy भी एसोसिएटेड है। तो I can write that this ds is actually, we will use the Pythagoras theorem, ds is actually under root of dx square plus dy square। I can write this, yes I can definitely write this, ठीक है? तो हमने क्या करा है, हमने एक ds कंसिडर करा है which is equal to under root of dx square plus dy square, ठीक है? मुझे क्या करना था? मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताना था, राइट? मुझे क्या करना था? मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना था दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया पाथ का विच इज स्मॉल ds, और मुझे पता है जब मैं इस स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मिल जाएगा, है ना? ऐसे ही तो करते हैं, अगर मुझे किसी भी चीज का टोटल लेंथ निकालना होता है तो मैं छोटा सा एलिमेंट निकाल लेती हूँ ds एंड देन आई इंटीग्रेटेड, तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगी पाथ की, राइट? यही करते हैं हम लोग। तो चलो अब हम इसमें भी यही करेंगे। हमारे पास ds जो है वो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। इस तरीके से मैं क्यों लिख सकती हूँ? सिर्फ इसलिए लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने जो अपना ds कंसिडर करा है, जो मैंने अपना एलिमेंट कंसिडर करा है, दैट इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है?
चलिए, तो अब मैं अगर यहाँ से टोटल लेंथ ऑफ द पाथ निकालू, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ओके, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ अगर मैं उसको कैपिटल एस से डिनोट कर रही हूँ, दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। वेरी सिंपल, ठीक है। क्या करूंगी मैं, सारे सारे छोटे 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 एलिमेंट्स को ऐड करूंगी, सम कर दूंगी उनका, तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, समीशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस एस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ठीक है। एस जो है आपका वो क्या है, इंटीग्रेशन है अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर का। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल टेक dx आउट ऑफ दिस अंडर रूट, ठीक है। मैं dx को इस अंडर रूट के बाहर ले जाऊंगी। तो जब मैं dx को इस अंडर रूट के बाहर ले जाऊंगी, आई विल हैव 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इनसाइड एंड आई विल हैव अ dx आउटसाइड, राइट। यही होगा मेरे पास, s विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर dx, राइट। अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, द s शुड बी मिनिमम, ठीक है। मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। सो टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, I need the minima of s, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे s को मिनिमाइज करना है, आई नीड टू मिनिमाइज द s। तो मैं मिनिमा कैसे निकालूंगी s का, अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन निकालनी है, सो दैट विल बी डेल्टा s इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ s should be equal to 0. This is the condition for an extremum, ठीक है। और मिनिमा भी क्या है, मिनिमा भी तो एक एक्सट्रीमम है। दिस इज द कंडीशन फॉर इट एक्सट्रीमम। एंड आपका जो क्या है, मिनिमा है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमम, राइट। एक्सट्रीमम दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा, राइट। तो किसी भी एक्सट्रीमम पे, किसी भी मिनिमा पे डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपका जो डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या ये कुछ इस तरीके का फॉर्म बन गया, दैट डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ x x y dy by dx dx is equal to 0। एनालॉजी दिख रही है ना, कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, इन दोनों को कंपेयर करके आई कैन राइट, सो कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस, कंपेयरिंग the two equations, I can write कि जो ये मेरा फंक्शन था ना अंदर बैठा हुआ इंटीग्रेशन के, that is actually equal to under root of 1 plus dy by dx whole square, ठीक है। ये क्या है, that is the integration, oh not the integration, that is under root of 1 plus dy by dx whole square। simple simple very simple है ना, इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, now we know because the extremum exist, I know that क्योंकि जो मेरा इंटीग्रल है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है, आई कैन राइट यूजिंग द वेरिएशनल प्रिंसिपल, है ना। यूजिंग द वेरिएशनल प्रिंसिपल आई कैन राइट, जो मेरा वेरिएशनल प्रिंसिपल है वो क्या कहता था कि अगर भाई ये एग्जिस्ट करता है ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है ना वो आइलर लेग्रांज इक्वेशन को ओबे करेगा, ठीक है। इट विल ओबे दी आइलर लेग्रांज इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन मैंने निकाला है, it will obey the Euler-Lagrange equation. So using the variational principle, we can write that f जो मेरा ये वाला फंक्शन है will obey the Euler-Lagrange equation. ये क्या करेगा, ओबे करेगा Euler-Lagrange equation को, सेटिस्फाई करेगा Euler-Lagrange equation को। So now
What we will do? Now we will write the Euler-Lagrange equation. ठीक है, हम लोग Euler-Lagrange equation लिखेंगे. तो क्या थी आपकी Euler-Lagrange equation? The Euler-Lagrange equation was d by dx of delta f by delta y dot minus del f by del y is equal to 0. ये आपकी Euler-Lagrange equation है. और मुझे पता है f क्या है? f is under root of 1 plus dy by dx होल स्क्वायर. और मुझे पता है कि मैं dy by dx को ही लिख सकती हूँ x डॉट नहीं y डॉट. ठीक है, मैं dy by dx को क्या लिख सकती हूँ? dy by dx को मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू y डॉट. तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो किस तरीके से होगा? 1 प्लस y डॉट स्क्वायर. दिस इज द फंक्शन. और मुझे क्या करना है? मुझे इस फंक्शन को अपने आयलर-लेग्रांज इक्वेशन के अंदर पुट करना है. अब हम लोग पुट करते हैं. क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डॉट. तो अब डेल एफ बाई डेल वाई डॉट क्या होना चाहिए? अगर मैं साइड में जल्दी से डेल एफ बाई डेल वाई डॉट निकाल दूं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट, आई नो दैट विल बी 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर. And then I have to differentiate y dot square, so I will have 2y dot. ठीक है, so this 2 and this 2 gets cancelled and I am left with y dot upon 1 plus y dot square. ये आ गया ना मेरे पास. अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो del f by del y dot हमने निकाला है इसको हम लोग जल्दी से पुट कर देंगे. यहाँ पर I will have y dot upon under root of 1 plus y dot square minus del f by del y. तो क्या आपको del f by del y, क्या आपको फंक्शन में y दिख रहा है? कहीं पर भी नहीं है y. y डॉट है, y तो नहीं है ना. So that means del f by del y is equal to 0, है ना. I have del f by del y is equal to 0. So I will write minus 0 is equal to 0. So I am left with d by dx of y dot divided by under root of 1 plus y dot square is equal to 0. Right? This is what I have got from the Euler-Lagrange equation. Now, I know कि अगर d by dx of something is equal to 0, then this implies that मेरा जो अंदर बैठा है डिफरेंशिएशन के अंदर क्वांटिटी, that is some constant c, है ना. किसी एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की क्या होता है? 0 होता है, राइट. तो आई कैन राइट कि जो y डॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू c. ये किसके इक्वल है? एक कांस्टेंट के इक्वल है. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग y को लिखने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, ताकि हम लोग ये प्रूव कर सके कि जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द टू पॉइंट्स इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन. ओके, चलो अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं. सो हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट. तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो आई है y डॉट अपॉन 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू c. अब मैं क्या करूंगी? मैं इसको y डॉट इज इक्वल टू c अंडर रूट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर ये लिख सकती हूँ. लेट मी स्क्वायर बोथ साइड. चलो हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. आई विल गेट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर. अब कांस्टेंट का स्क्वायर इज आल्सो अ कांस्टेंट. तो चलो एक और कांस्टेंट डिफाइन कर दिया a, क्योंकि है तो कांस्टेंट ही. y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर. So y dot square is equal to a plus a y dot square. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग y डॉट स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे. 1 माइनस a इज इक्वल टू a, राइट. सो y डॉट स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? a अपॉन 1 माइनस a. और y डॉट किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ a अपॉन 1 माइनस a. अब हमें पता है कि a कांस्टेंट है, तो a अपॉन 1 माइनस a का अंडर रूट भी कुछ कांस्टेंट होगा. इसको हम लोग बोल देते हैं m. लेट मी कॉल दिस कांस्टेंट m. ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. आपको z पसंद है आप z बोल दीजिए. आपको जो कांस्टेंट अच्छा लग रहा है, आपको u पसंद है आप u बोल दीजिए. ठीक है. तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट दैट y डॉट इज इक्वल टू सम m. ठीक है, आपके पास क्या आ गया? y डॉट इज इक्वल टू m आ गया.
Now we have a very simple differential equation that dy by dx is equal to m. Let's integrate both sides. इसको integrate कर देते हैं. जब मैं इसको integrate करूंगी, I will get dy is equal to m dx, and I integrate both sides. I get y is equal to mx plus some constant c1. I'm calling the integration constant c1. So what do I get? I get y is equal to mx plus c1. Now, does this equation look familiar to you all? Yeah, this is familiar, right? हम पढ़ चुके हैं ये किस चीज की इक्वेशन है? Ma'am, this is the equation of a straight line. So what do we get? We get an equation of a straight line. Okay? तो हमें क्या मिल गया? हमें इक्वेशन मिल गई एक स्ट्रेट लाइन की. तो इसका मतलब हमने एक कोई भी जनरल पाथ लिया था. ओके, हमने क्या किया था? हमने कोई भी जनरल पाथ ले लिया था. द पाथ विच वी एक्चुअली टुक वाज दिस वन. हमने कोई जनरल पाथ ले लिया. हमने उस जनरल पाथ का टोटल लेंथ निकाला यूजिंग using an integral, right? And that integral was under root of dx square plus dy square. मैंने उस इंटीग्रल का मिनिमा निकाला. मैंने उस इंटीग्रल का क्या बोला? मैंने बोला इंटीग्रल का कुछ मिनिमा है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. अगर उस इंटीग्रल का कुछ मिनिमा एग्जिस्ट करता है, then that function should obey what? It should obey the Euler-Lagrange equation. और जब मैंने Euler-Lagrange equation में उस फंक्शन को पुट करा, जब मैंने Euler-Lagrange equation में उस फंक्शन को पुट करा, what do I get? I get an equation of a straight line. ठीक है, यानी कि जो मुझे जिस जिस चीज पर what was the condition for the minima of that of the path joining the 2 points A and B, the minima, उस minima की condition क्या थी? That x and y should actually obey an equation of a straight line. That the two paths are joined by a straight line. अगर वो so that is giving me the condition for the shortest. ठीक है, so condition for the shortest path is what? Condition for the shortest path is that A and B are joined by a straight line. That will be your shortest path. ठीक है, तो एक बारी फिर से अगर हम बात करें, हमने क्या करा था? अ क्विक रिविजन. हमने सबसे पहले क्या करा? हमने इंटीग्रल फाइंड करा. ठीक है, कौन सा इंटीग्रल फाइंड करा? द पाथ जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. हमने उसका इंटीग्रल फाइंड करा. हमने बोला ये इंटीग्रल जो है वो मिनिमा है, और हमें ये चीज फाइंड करनी थी कि ये इंटीग्रल मिनिमा किस कंडीशन पे है? द पाथ इज मिनिमा. और जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें पता चला कि जो आपका पाथ है वो मिनिमा कब है? इट इज मिनिमा when the path is a straight line. ठीक है, हमारे पास क्या आ गई थी? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आ गई ना. x and y are obeying a straight line equation. ठीक है, सो इस तरीके से जो आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग डिफरेंट कंडीशंस फॉर एन एक्सट्रीमा. ठीक है, तो एक्सट्रीमम. ओके, सो दिस इज योर वेरिएशनल प्रिंसिपल जो हमने समझा यूजिंग एन एग्जांपल. ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि ये वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि लेग्रांजियन फॉर्मलिज्म कैसे होती है. ठीक है, सो अगर मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं लेग्रांजियन से, सो यहाँ से जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन. ओके, यहाँ से हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, जो कि वेरिएशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करा, हमने एक इंटीग्रल डिफाइन करा विच इज एक्शन. ठीक है, सो एक नई क्वांटिटी हमने डिफाइन करी है विच इज एक्शन. एक मैथमेटिकल टर्म है ये, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे इसको, मैथमेटिकल टर्म बोलेंगे. आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ. सो a mathematical term, this action is a mathematical term which is actually an integral. It is an integral. और ये इंटीग्रेशन किस फंक्शन का है? This is the integration of a function of L. So L is the Lagrangian, and ये जो है that is a function of Q, comma, okay, so I should write Qi dot, comma T D. एक्शन जो है आपका that is defined as the integration of Lagrangian. Now this Lagrangian is also a new term for you.
और हम लोग ये चीज बोलते हैं दैट एनी पार्टिकल will follow the path. Okay, any particle will follow the path for which the action of the system is extreme. ठीक है, this is your principle of least action. ठीक है, any particle will follow the path for which the action of the system is extremum. That means जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एक्शन का, दैट शुड बी जीरो. सो एनी पार्टिकल विल फॉलो द पाथ जहां पे आपका एक्शन जो है वो एक्सट्रीमम है. और ये जो एक्शन एक्सट्रीमम है, अगर एक्शन एक्सट्रीमम है तो हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल में सीखा था कि जो ये वाला फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन यहाँ पे बैठा है, दिस विल ओबे. ठीक है, सो द वेरिएशनल प्रिंसिपल सेज दैट the variational principle says that कि जो आपका ये L है, जो L यहाँ पर फंक्शन है, it will obey what? The L will obey, Lagrangian will obey the Euler-Lagrange equation. And what is your Euler-Lagrange equation? अगर मैं इसको L के लिए लिखूं, so I will get d by dt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi is equal to 0, where I is equal to 1 to n, where n is the number of generalized quantities. Okay. तो मुझे कितनी इक्वेशंस मिलेंगी? आई विल गेट n नंबर ऑफ इक्वेशंस. जितने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मेरे लेग्रांजियन में होंगे, उतनी नंबर ऑफ आइलर लेग्रांज इक्वेशंस मुझे मिल जाएंगी. ठीक है, सो आइलर लेग्रांज इक्वेशंस कितनी मिलेंगी? जितनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपके पास लेग्रांजियन में बैठे हैं, उतनी आपको क्या मिलेंगी? उतनी नंबर ऑफ आइलर लेग्रांज इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन सेज दैट आप एक एक्शन टर्म डिफाइन करते हैं which is actually the integration of L dt, where L is a function of generalized coordinates and generalized velocities and time. ठीक है, ये जो है L दैट इज लेग्रांजियन, जो कि अभी हम सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं. डरना नहीं है, लेग्रांजियन पहली बार सुन रहे हैं, पता नहीं क्या है. लेग्रांजियन कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी. जब मैं आपको बताऊंगी ना लेग्रांजियन लिखते कैसे, मुझे भी लगेगा इससे डर रहे हैं. हाँ, ठीक है. सो A is integration of L qi dot comma t dt and any particle. The principle of least action says that any particle will follow the path जिसका एक्शन एक्सट्रीमम है, जिसका एक्शन ऑफ द सिस्टम इज एक्सट्रीमम, वो वाले पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ के लिए एक्शन की वैल्यू एक्सट्रीमम आती है. एक्सट्रीमम का मतलब क्या है? द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्शन इज इक्वल टू 0. मतलब कि द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0. और अगर इस इंटीग्रल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आता है, तो अभी अभी हमने मैम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अभी अभी हमने किससे सीखा है? वेरिएशनल प्रिंसिपल से सीखा है कि जो हमारा अंदर फंक्शन बैठा है ना इंटीग्रल के अंदर, दैट फंक्शन विल एक्चुअली ओबे व्हाट? दैट फंक्शन विल ओबे the Euler-Lagrange equation. That function will obey the Euler-Lagrange equation. And what is the Euler-Lagrange equation? The Euler-Lagrange equation is d by dt of del L by del Q dot minus del L by del Qi is equal to 0. This is my Euler-Lagrange equation, and the number of Euler-Lagrange equations that you will get, जितनी आप कितनी लिखोगे, तो जितने आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट L के अंदर बैठे होंगे, उतनी नंबर ऑफ आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस आपको लिखनी. तो क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या मैम एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी बोले जा रही है, कुछ इसका समझ तो आ नहीं रहा. ऐसी बात, अभी आप इस थ्योरी को समझो. ठीक है, आप इस थ्योरी को नोट करो.
when we will start solving problems, आपको समझ आएगा कि अच्छा अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा ये है, अच्छा इसको ऐसे यूज करना है। एग्जाम में ये थ्योरी नहीं आती है। एग्जाम में कभी भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आप देखो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है। व्हाट क्वेश्चन, दे ऑलवेज आस्क यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि ये चीजें आ कहाँ से रही हैं। जो भी आप यूज कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो चीज निकली कहाँ से है, किन किन प्रिंसिपल से हमने वो चीज निकाली है कि लेग्रांजियन इसको ओबे करता है। तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये चीज कहाँ से आ रही है। ठीक है, डेरिवेशन में हम लोग नहीं घुस रहे हैं कि इसको हम डिराइव करें बैठ के वेरिएशनल प्रिंसिपल वगैरह को, हम लोग डेरिवेशन में नहीं घुस रहे हैं। बट या हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हम आगे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लेग्रांजियन फॉर्मुलिज्म को यूज करके, वो लेग्रांजियन फॉर्मुलिज्म एक्चुअली आया कहाँ से है, एक्चुअली निकला कहाँ से है। ठीक है, चलो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू जो हमने ये आयलर लेग्रांज इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज द लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो ये जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं, आई एम वंस अगेन राइटिंग टू यू ऑल, इन इक्वेशंस को हम लोग लेग्रांजेस इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी बोलते हैं। ठीक है, लेग्रांजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, है ना, जिस तरह से आपको न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस मिलती है, उसी तरीके से लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई del qi is equal to 0, where I is equal to 1 to n, and n is what? N is the number of generalized कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आपको ये नहीं पता जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं, उसके अंदर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। एक फ्लो में चल रहा है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन सेम वीडियो, तो मैं एक फ्लो में चलती जा रही हूँ। जैसे एक चैप्टर एक फ्लो में चलता है, वैसे मेरी वीडियोस भी एक फ्लो में अपलोडेड है। तो आई एक्सपेक्ट एंड आई सजेस्ट कि आप उन सारी वीडियोस को पहले देखिए और फिर यहाँ से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अदरवाइज सारी खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में कि पता नहीं कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। ठीक है, अनलेस अनटिल आपको बेसिक्स पता है। अगर आपको बेसिक्स पता है, आपको किसी एक चीज में डाउट थी, तो आप डेफिनेटली वीडियो से समझ सकते हैं। बट अगर आप नए हैं, आपने पहले कभी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है, तो मेरा सजेशन जरूर ले लीजिए, सारी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द नंबर ऑफ दिस इज योर लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड आप एक चीज देखेंगे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उस क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम लोग लेग्रांजियन फॉर्मलिज्म करेंगे, तो लेग्रांजियन फॉर्मलिज्म से जो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी यूजिंग द लेग्रांजियन, लेग्रांजियन को यूज करके जो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी, और अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते, तो आपको दोनों फॉर्मलिज्म से, न्यूटोनियन से भी और लेग्रांजियन फॉर्मलिज्म से भी, दोनों से जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगी, दे विल बी सेम। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी। But why we are using Lagrangian formalism? We are using Lagrangian formalism because it makes our life easy. ठीक है, आप देखेंगे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज वे टफ एज कंपेयर टू लेग्रांजियन फॉर्मुलिज्म। लेग्रांजियन फॉर्मुलिज्म इज वेरी इजी, मेक्स लाइफ वेरी इजी, एंड आपको मतलब प्यार हो जाएगा जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। लेग्रांजियन फॉर्मुलिज्म आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देता है एज कंपेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, चलिए, सो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि जो लेग्रांजियन है, लेग्रांजियन ऑफ द सिस्टम, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से एक पॉइंट बोल देती हूँ कि ये जो आपको यहाँ से इक्वेशंस मिलेंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको जो यहाँ से मिलेंगी, दे विल बी इक्विवेलेंट। ठीक है, दे विल बी इक्विवेलेंट मतलब दे विल बी सेम एज द न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व करते, तो आपको जो इक्वेशंस मिलती, और लेग्रांजियन फॉर्मुलिज्म से अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो आपको इक्वेशंस मिलेंगी, दोज इक्वेशंस आर सेम। आप देखेंगे, आप उनको मैच करेंगे, तो आपको दोनों तरफ से सेम इक्वेशन मिलेंगी। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर आपको दोनों मेथड से सेम ही चीज मिल रही है, तो यू विल गो टुवर्ड्स द इजियर मेथड। दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग द लेग्रांजियन फॉर्मुलिज्म, बिकॉज़ इट मेक्स आवर लाइफ एंड ब्यूटीफुल। चलिए, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज लेग्रांजियन। अरे मैम बड़ी देर से लेग्रांजियन लेग्रांजियन बोले जा रहे हो, अब लेग्रांजियन होता क्या है ये तो बता दो। तो सस्पेंस बना दिया है ना एकदम, कि पता नहीं क्या ही है ये लेग्रांजियन।
सो लेग्रांजियन कुछ भी नहीं है, लेग्रांजियन इज वेरी इजी, कुछ भी नहीं है मतलब ये नहीं कुछ नहीं है, मतलब लेग्रांजियन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. So the Lagrangian of a system, if I have to define the Lagrangian of a system, so अब तक आपको समझ आ गया होगा कि Lagrangian को हम लोग डिनोट करते हैं L से, राइट, कैपिटल L से आप Lagrangian को डिनोट करते हैं. एंड दिस Lagrangian is defined as T minus V. बस T minus V. Now what is T and what is V? T is the kinetic energy of the system. Okay. And V is the potential energy of the system. बस खत्म. This is your Lagrangian of a system. क्या है? Lagrangian है मैम काइनेटिक एनर्जी में से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दूं तो मुझे Lagrangian मिल जाएगा. दैट इज द Lagrangian ऑफ अ सिस्टम. इससे सिंपल कुछ हो सकता था? नहीं, इससे सिंपल मैम एक्सपेक्ट नहीं करा था, है ना. Lagrangian ऑफ सिस्टम कैसे लिखेंगे? Lagrangian ऑफ सिस्टम विल जस्ट बी you have to write an expression for the kinetic energy, you have to write an expression for the potential energy, and then what do you have to do? You just have to write L is equal to T minus V, and that will give me the Lagrangian, and the Lagrangian is a function of, so Lagrangian किस चीज का function है? It is the function of the generalized coordinate, it is the function of the generalized velocities and time. Okay, so Lagrangian किस का function है? It is the function of the generalized coordinates, generalized velocities and time. ठीक है, so this is your Lagrangian, and the number of generalized coordinates, as I'm telling you, the number of generalized coordinates that can be present in your Lagrangian, the number of generalized coordinates, that is the index I 1 से लेके n तक को जाएगा ना, तो जो number of generalized coordinates है, that is n, that is given by what? That is given by the degrees of freedom of the system. तो अगर आपको अब तक degrees of freedom नहीं समझ आया है, degrees of freedom क्या होता है, तो आप जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है. फाइन, चलिए. So the Lagrangian is actually a function of q I, that is generalized coordinates, generalized velocities and time. Fine. So in the next class, we will be starting with this Lagrangian definition, and we will try to understand using a few examples कि आप Lagrangian को कैसे लिख सकते हैं, Lagrangian से आप equations of motion कैसे लिखेंगे, equations of motion जो है आपने लिखी है उससे आपको क्या क्या पता चल सकता है कि cyclic coordinates क्या होता है. There are so many interesting things to know Lagrangian formalism में. So we will start with this Lagrangian formalism in the next class, in the next lecture. So I will see you all in the next lecture. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, इस वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो कैसी लगी. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए. एंड अगर आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. चलो, thank you everyone for watching, and I will see you all in the next video. Bye bye.